हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम स्टडी करेंगे। ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है हमारे पास, ठीक है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस दो वर्ड से मिलकर बना है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो ये स्टैटिक टर्म तो बहुत बार आप लोग जो है क्लास 11th में पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, स्टैटिक एंड डायनेमिक टर्म्स। तो स्टैटिक सबको क्लियर है, इलेक्ट्रो यहाँ पे मतलब है चार्ज। तो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पर हो तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसी कैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे वो बिहेव करता है, तो उसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब ये तो होगी कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो कैसे बिहेव करता है, बट चार्ज अगर मोशन में है, इफ़ द चार्ज इज़ इन मोशन, अगर चार्ज जो है वो मोशन में है तो क्या होगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब मोशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन एंड एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर तो मोशन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गई हमारे पास, ज़ीरो हो गई, ठीक है। और एक हमारे पास केस हो सकता है कि जब चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और वी कैन से एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, चार्ज जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है, तब क्या होगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं कि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इस केसेस में कि जब चार्ज जो है हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगी, एक तरह की वेव बनेगी, ईएम वेव, जो हम आगे स्टडी करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर जो है एक पूरा ईएम वेव का है, आगे हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जब हम बात करें कि चार्ज मोशन में है, तो यहाँ पर जब चार्ज रेस्ट पर होगा, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन उससे पहले जो हम बार बार चार्ज 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 की हम बात कर रहे हैं, ये चार्ज क्या है, ठीक है। हमने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया, चार्ज से, ठीक है, कि चार्ज एट रेस्ट। तो ये चार्ज क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ चार्ज। जो हम बार बार चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि चार्ज क्या है। सो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, it is the fundamental unit that produces इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल यूनिट है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यह तो हमने नॉर्मल डेफिनेशन बता दी, बट एक्चुअली ये चार्ज आया कहाँ से, ये चार्ज आया कैसे। अब नेचर में जितनी बॉडीज़ होती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल एग्जिस्ट करती है ना, कि मोस्टली जो भी हमारे पास बॉडीज़ होंगी वो कैसे रहना पसंद करेगी, इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करेगी, मतलब हमारे पास जो भी होगा न्यूट्रल होगा ना। तो अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, वो चार्ज बॉडी कैसे बनेगी, एक न्यूट्रल जो बॉडी है वो चार्ज बॉडी कैसे बनेगी, जब उसके ऊपर चार्ज आएगा, जब उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन वो चार्ज आएगा कहाँ से, वो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन्स सबने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा हुआ है ना सबने क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लूज से, इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लूज से, मतलब अगर कोई न्यूट्रल बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर वो लूज करे, तो उससे क्या होगा, उस बॉडी के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। कि या तो कोई न्यूट्रल बॉडी है
अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल ले या उसको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दे, उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दे, तो उस न्यूट्रल बॉडी पे क्या डेवलप हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसी बॉडी बन जाएगी? चार्ज बॉडी। तो चार्ज की हम एक डेफिनेशन तो ये लिख सकते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिट है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हम कह सकते हैं कि अ न्यूट्रल बॉडी becomes a charged body. A neutral, or we can say a neutral body acquires an electric charge when there is some gain or loss of electrons on it. ठीक है, when there is gain or loss of electrons from it. So इलेक्ट्रिक चार्ज सबको क्लियर है कि चार्ज क्या है, चार्ज कौन सी बला है, ये हमने बात कर ली। अब चार्ज की यूनिट क्या है? ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या है? तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। अब ये तो हो गई एसआई यूनिट। और भी हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर में, कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। तो बाकी और भी कुछ यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट हो गई कूलम, और बाकी जो डिफरेंट यूनिट्स है चार्ज की वो क्या है हमारे पास? डिफरेंट यूनिट्स है। एक होता है हमारे पास ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक हमारे पास होता है फ्रैंकलिन, और एक हमारे पास ईएसयू हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, फैराडे। तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की वो क्या है? फ्रैंकलिन। और जो हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज की वो क्या है? फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फ्रैंकलिन, और लार्जेस्ट यूनिट क्या है? फैराडे। क्लियर? तो ये हमने डिफरेंट यूनिट्स बात कर ली चार्ज की। अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हम क्या बात करेंगे? चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। पहली क्या प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि सपोज एक बॉडी है हमारे ऊपर, उसके ऊपर एक हमारे पास सिस्टम ऑफ बॉडी है, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है? +2। यहाँ कितना प्रेजेंट है? -1। यहाँ कितना है? +4 या -3। डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज इस बॉडी पर कितना होगा? टोटल चार्ज इस बॉडी पर कितना होगा? दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दैट बॉडी। तो टोटल चार्ज अगर मुझे निकालना है इस बॉडी के ऊपर, तो वो क्या होगा? इनका एल्जेब्रिक सम, जो डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेजेंट है उनका एल्जेब्रिक सम क्या देगा हमें? चार्ज देगा। 6 - 4 2। तो 2 कूलम हमारे पास, जो भी डिफरेंट यूनिट, सपोज एक कूलम थी, तो वो हमें क्या दे देगा? टोटल चार्ज दे देगा। अभी प्लस माइनस जो मैंने बात की है, ये क्या है? ये क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब आता है? कि जैसे मैंने आपको कहा था कि चार्ज आया कब एक न्यूट्रल बॉडी पे, कि या तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए या उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, अगर तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, अगर वो देगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वो कैसी चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आप लोग नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा आपका माइंड नेगेटिव है, ठीक है, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपको मोटिवेशन दे रहा है, जो पर्सन, मोटिवेशन कौन देगा? जो पॉजिटिव पर्सन होगा वही तो होगा ना मोटिवेटेड। जो इसका पॉजिटिव माइंड होगा, जो बंदा पॉजिटिव होगा, वही मोटिवेशन दूसरों को देगा। ठीक है, और नेगेटिव पर्सन हमेशा मोटिवेशन मांगेगा दूसरों से कि मुझे मोटिवेशन दे दो, मुझे मोटिवेशन दे दो पढ़ने के लिए। जो पॉजिटिव पर्सन है उसको ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की, वो तो उल्टा दूसरों को देगा। तो पॉजिटिव क्या करेगा? जो दूसरों को देगा वो क्या है? पॉजिटिव। जो दूसरों से हमेशा मांगता रहता है मोटिवेशन, वो कैसा है? नेगेटिव। तो आप ऐसे याद करोगे कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को देगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। जो दूसरों से लेता है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट आपने कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की, डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज आपने क्लास 11 में, आप मैकेनिक्स में स्टडी करके आए हो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब आप लोग स्टडी करके आए हो। बट यहाँ पर चार्ज भी जो है कैसी
होता है, यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम बात करते हैं, ठीक है। ये भी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, that a charge can neither be created nor be destroyed in an isolated system of body, कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर, क्रिएट नहीं हो रहा, कहीं से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज quantization of charge, very important property, that is quantization of charge। quantization of charge में क्या हम बात करते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, that is integral multiple of charge of an electron, ठीक है। n क्या है? इंटीजर है। e क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन से ही तो बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है ना। किसी इलेक्ट्रॉन के, हमने स्टार्टिंग में बात क्या की थी, चार्ज को कैसे डिफाइन किया था कि एक बॉडी चार्ज कब बनती है? कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबको पता है, ये पढ़ा हुआ है आपने केमिस्ट्री में भी, बार बार आप इसको पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आइदर गेन और लूज, एंड ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आइदर गेन और लूज, तो वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि किसी बॉडी ने अपना हाफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया या हाफ इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, ठीक है, या 3/2 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 3/2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब फ्रैक्शनल में नहीं होगा वो, हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपके पास। पूरे या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या पूरे 2 आएंगे, पूरे 5 जाएंगे या पूरे 5 आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होता है मास चार्ज इनवेरियंस। मास चार्ज इनवेरियंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मास चार्ज इनवेरियंस क्या कहता है? एक आप अभी आपके पास आएगा आगे, एक फिजिक्स की ब्रांच होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, m इज इक्वल्स टू m0 1/v² माइनस c², ठीक है। ये आप फॉर्मूला पढ़ते हो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। आगे आगे चैप्टर्स में हम ये फॉर्मूला डिटेल से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी हैविंग मास, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो स्पीड से मूव करती है v विच इज़ रिलेटिवली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, कि अगर कोई भी बॉडी जिस ऐसी स्पीड से मूव करती है जो नियरली किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो जब मूव करेगी तो उसका मास क्या है? चेंज हो जाता है। मतलब m0 क्या है? उसका रेस्ट मास है, कि जब वो बॉडी रेस्ट पे थी तो उसका मास m0 था। जब वो v स्पीड से मूव की विच इज़ नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास क्या करेगा? वेरी करेगा इस रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में उसका मास क्या है? वेरी करेगा। तो ये हमारे पास बात आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, ठीक है। तो मास तो वेरी करेगा, लेकिन जो चार्ज है, अगर चार्ज हमारा मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, अगर हमारा चार्ज मूव करता है कैसी स्पीड से विच इज़ नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो चार्ज जो है वो चेंज नहीं करेगा अपना मास। मतलब चार्ज जो है वो इस जो फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो रिलेटिविस्टिक मास भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक मास। और ये v जो है इसको रिलेटिविस्टिक स्पीड बोलते हैं। क्लियर? रिलेटिविस्टिक स्पीड। तो मतलब जो हमारा चार्ज है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं फॉलो करता है, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। इट मीन्स द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डज नॉट अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कि अगर कोई बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो वो अपना मास लूज नहीं करेगी। इसी को ही बोलते हैं मास चार्ज इनवेरियंस, ठीक है। सो ये चारों प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।
इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। बाय हार्ट आपको इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर पूरे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज़ की अब हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि ये जो चार्ज है, अभी किसी बॉडी पर चार्ज आया कैसे, कहीं से तो आया होगा। हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ कैसे, ये भी तो ज़रूरी है ना जानना कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो कैसे रहा है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किन किन मेथड से हमारे पास डेवलप होता है किसी भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो हो कैसे रहा है। तो फर्स्ट है हमारे पास बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो टर्म है वो सबने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, क्लास 9 से ही जो है फ्रिक्शन हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, आपके क्या करता है, मूवमेंट को अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, एक अपोजिंग फोर्स है जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसके मोशन को, यही होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स, पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, ठीक है। हम फ्लोर पर चल पा रहे हैं, किस वजह से चल पा रहे हैं, ड्यू टू दी फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। तो फ्रिक्शन में होता क्या है, अब मान लो किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर फ्रिक्शन एक्ट करती है, जब हम रबिंग की बात करते हैं तब भी हम कहते हैं ना फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हम सर्दियों में अपने हाथों को ऐसे 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 रब करते हैं ना, और उसको ऐसे चेहरे पे लगाते हैं गर्म करने के लिए, जब हाथ बहुत ठंडे ठंडे हो जाते हैं तो वो हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू दी फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों हाथों के बीच में क्या एक्ट करती है, फ्रिक्शन एक्ट करती है, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा रोड पर व्हीकल्स चलते हैं तो टायर और रोड के बीच में क्या एक्ट करती है, फ्रिक्शन एक्ट करती है, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से भी वो क्या प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आपने देखा हो कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये हीट क्या करेगा, अब जब फ्रिक्शन ने हीट प्रोड्यूस की तो ये हीट क्या करेगा कि जो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, जो दो बॉडीज़ हमने जिनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट की और जब हीट प्रोड्यूस हुई तो वो क्या करेगा, एक बॉडी के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एक बॉडी होगी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये हीट क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना उस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बाहर निकलने के लिए, और वो दूसरी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। तो जब वो दूसरी बॉडी पे आया तो वो बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई, कैसी, नेगेटिवली चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए वो कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है, क्लियर। इसका जैसे आपके पास एग्जाम्पल होता है, सिंपल सा आप एग्जाम्पल बात करते हैं कि आप एक काम करना अपने घर में, अपने ड्राई हेयर, गीले बालों में नहीं, सूखे बालों में, ठीक है, अपने सूखे बालों में कॉम्ब लेना प्लास्टिक की, और उस कॉम्ब को ऐसे ऐसे रब करना, ठीक है, बहुत बार उसको ऐसे ऐसे रब करना अपने हेयर में, और आप क्या करना, छोटे छोटे पीसीज जो होंगे पेपर के उनको रख देना, ठीक है, टेबल के ऊपर। तो बिल्कुल जैसे आप रब करोगे ना, तुरंत बाद आप उन पीसेज ऑफ पेपर के पास कॉम्ब को लेकर जाना, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो पीसेज ऑफ पेपर है वो कॉम्ब की तरफ एक अट्रैक्ट होंगे, वो पीसेज ऑफ पेपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने कॉम्ब को रब किया अपने हेयर में तो क्या हुआ, हेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ, किस पर आ गए, प्लास्टिक कॉम्ब पर आ गए, उस कॉम्ब पर आ गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो वो कैसी हो गई, चार्ज हो गई, कॉम्ब कैसी हो गई, चार्ज हो गई। और जब आप पीसेज ऑफ पेपर को उनके पास लेके गए तो पीसेज ऑफ पेपर क्या होंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये सिंपली आप ऑब्जर्व करते हो, सर्दियों में वुलन क्लोथ्स आप डालते हो तो उस पर आप कभी ऑब्जर्व करते हो ना कि जब अगर आप उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हो कि आप कोई प्लास्टिक की कॉम या कोई प्लास्टिक की रोड उसके ऊपर रब करके देखोगे तो आप देखोगे वो चार्ज हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, चार्ज आपको फील होता है वुलन क्लोथ्स के ऊपर, आप सिंपल हैंड से भी उसको करते हो तो आप देखोगे कि चार्ज सा लगता है आपके ऊपर, तो वो भी इसी वजह से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। या आप एक और एग्जांपल इसमें पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि आप एक ग्लास रॉड लीजिए, आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब रब करेंगे ना तो आप जो ग्लास रॉड होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी, सिल्क को दे देगी। तो ग्लास रॉड कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क है वो हमारे पास कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है।
अब ये हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी किसको इलेक्ट्रॉन्स देगी, कौन सी बॉडी किसको इलेक्ट्रॉन्स देगी और कौन लेगा, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये कैसे पता चलता है? वर्क फंक्शन से। किससे पता चलता है? वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ये टर्म आप सुनते हो वर्क फंक्शन केमिस्ट्री में। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी। ये क्या है? मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को। किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम उसको कितनी एनर्जी चाहिए कि वो जंप करके बाहर आ जाए, उस एटम से जंप करके बाहर आ जाए, तो वो क्या होता है? उस बॉडी का वर्क फंक्शन होता है। ये पूरा वर्क फंक्शन, ये पूरा कंसेप्ट आगे स्टडी करोगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर में, जहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पूरा डिटेल में आएगा। लेकिन अभी आपको जानना है वर्क फंक्शन क्या है। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में बाहर जंप करने के लिए। तो जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट का वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर आ जाएंगे। जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो देर से बाहर आएंगे, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जिसका कम होगा, ठीक है, वो जल्दी जो है उसको कम एनर्जी में ही उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और दूसरे पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इसी से हमें पता चलता है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी, कौन से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगी, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने मेथड बाय फ्रिक्शन। सेकेंड जो है बाय कंडक्शन। सेकेंड मेथड इज बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन क्या है? कंडक्शन आप पढ़ते हो प्रॉपर्टी। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में आप क्या करते हो? आप दो तरह के पढ़ते हो, सॉलिड्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, एक और आप पढ़ोगे सेमी कंडक्टर्स, वो आपका लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड। लेकिन अभी आपको पता है कि दो तरह के होते हैं सॉलिड्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम। जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को अपने अंदर से इजीली पास करने देते हैं, वो कैसे एलिमेंट होते हैं? कंडक्टर्स। द बेस्ट एग्जांपल इज मेटल्स। ठीक है, पढ़ा हुआ है ये आपने। और इंसुलेटर्स क्या करते हैं? अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट है उनको पास नहीं करने देते हैं। ठीक है, दे अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू फ्लो थ्रू देम। सो वो कैसे एलिमेंट्स होते हैं? दे आर दी इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्शन क्या है? वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की। तो कंडक्शन में आपके पास क्या होगा? कोई भी बॉडी कैसी होती है? चार्ज होती है। इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें वो नहीं पास करने देते हैं। ठीक है, उनमें क्या नहीं होते हैं आपके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है कंडक्शन में कि कोई भी अगर चार्ज बॉडी है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मान लो पास हो रही है, तो उस चार्ज बॉडी को, ठीक है, आपने किसी न्यूट्रल बॉडी के पास अगर रख दिया डायरेक्ट कांटेक्ट में, अगर उसके चार्ज बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में आपने रख दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? दूसरी बॉडी भी वो चार्ज गेन कर लेगी, वो भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, वो बॉडी भी कैसे क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। तो ये तो हो गया बाय कंडक्शन। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत हो। लेकिन जो थर्ड है हमारे पास बाय इंडक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो बाय इंडक्शन प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास? यहाँ पर तो कंडक्शन में क्या हो रहा था? डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था किसी भी चार्ज बॉडी का, किसी न्यूट्रल बॉडी से हम क्या करवा रहे थे? डायरेक्ट कांटेक्ट करवा रहे थे, सो दैट चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? न्यूट्रल बॉडी में हो रहा है। बट इंडक्शन में क्या हो रहा है? इंडक्शन में बिना कॉन्टैक्ट के भी, मतलब विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के भी एक चार्ज जो बॉडी है वो अपना जो है चार्ज उस पर ट्रांसफ़र कर रही है। कि जैसे आप सपोज़ दो आपने इंसुलेटर्स लिए, सपोज इनको बहुत पास पास रखा, हमने बिल्कुल कांटेक्ट में रख दिया। चलो, दो इंसुलेटर्स लेते हो आप, ए एंड बी, स्फेरिकल शेप पे कोई भी दो इंसुलेटर्स ले लो, ए एंड बी, उनको ऐसे बिल्कुल आपने कांटेक्ट में रख दिया। उनके पास एक आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आते हो। अभी हमने बात की थी ना कि ग्लास रॉड जो होता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है, तो वो कैसे ही पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो एक आप लेकर आते हो इसके पास, ठीक है, इस ए बॉडी के पास अगर आप लेकर आए उसको, तो क्या होगा? ये कैसे, जब आप इसको यहाँ पर इसके पास लेकर आते हो कॉन्टेक्ट में, तो ये जो होगा पॉजिटिव चार्ज, ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? नेगेटिव को। सबको पता है ये बात कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये आप पढ़ चुके हो क्लास 10th में। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इधर आ गया तो यहाँ पर कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव अब किसको अफेक्ट करेगा, नेगेटिव को, और इधर की तरफ क्या करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ चार्जेस। फिर आप क्या करो कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे दो। अभी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रखे हुए थे, अभी इनके बीच में आप क्या करो, थोड़ा सा गैप कर दो। डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके थोड़ा सा इनके बीच में अगर आप स्पेस प्रोवाइड करवाते हो, तब भी आप देखोगे कि यही होगा। अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रख के अगर सिंपल थोड़ा सा उनके बीच में स्पेस भी रखते हो, तो भी आप देखोगे कि ऐसे ही आपको सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखने को मिलेगी। बट अगर मान लो मैं इस ग्लास रोड को ही रिमूव कर दूँ, कुछ टाइम बाद मैंने ग्लास रोड ही रिमूव कर दी, तब आप क्या देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो चार्ज होगा एंड्स पर, ये जो अपोजिट फेसिस पर चार्जेस होगा, वो क्या करेगा, पूरी बॉडी पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगा, अभी तो ये सिर्फ एंड्स पे था, इकट्ठा हुआ था, एक्यूमुलेट हुआ था, ये पूरी बॉडी पर रोड हटाते क्या हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये माइनस वाला यहाँ और ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसा चार्ज है जो नेगेटिव आया था, ये इसको कैसा बोलेंगे, दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज। और ये वाला क्या था, इंड्यूसिंग चार्ज। इसी ने इसको इंड्यूस किया ना, इंड्यूसिंग, इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। तो ये जो चार्ज होगा इंड्यूस्ड, ये कभी भी क्या होगा, इसके बराबर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा इससे कम ही होगा। ठीक है, कभी भी इसके बराबर या इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। और अपोजिट इन नेचर होगा, कि अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव लेके आओगे तो आपको कैसा यहाँ चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कैसा डेवलप होगा, पॉजिटिव। सो दिस इज होल अबाउट इंडक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से ये डायग्राम बनाकर प्रॉपरली जो है इसको लाइन वाइज, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। यू मस्ट रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दी हुई है। एनसीईआरटीज़ आपको रीड ज़रूर करनी चाहिए। फिजिक्स में क्या करते हैं बच्चे, एनसीईआरटीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एनसीईआरटीज़ बच्चे पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पूरा हाईलाइटर से मार्क ऐसे कर करके पढ़ते हैं। केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी हो, मैथ्स की एनसीईआरटीज़ बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिजिक्स की जो है एनसीईआरटीज़ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कई बार तो ऐसा होता है पूरा पूरा साल हो जाता है, पूरी वो एनसीईआरटी ऐसी की ऐसी नहीं पढ़ी रहती है, उसके अंदर वो बच्चे खोल कर भी नहीं देखता है उसको। तो इसी की वजह से क्या होता है, बच्चे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीक होती है फिजिक्स के अंदर। फिर बच्चा कहता है कि फिजिक्स के हमारे कंसेप्ट समझ में नहीं आते, क्लियर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चा एनसीईआरटी नहीं रीड करता है फिजिक्स की। ठीक है, तो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से आती है, एनसीईआरटी से आती है। आप कितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो जो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो क्लियर नहीं होगी, आपको नहीं आएगी। तो फिजिक्स में भी यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, स्पेशली अब 12th क्लास के बच्चे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम्स भी लिखने हैं अपने, तो उसके लिए भी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको भी अगर बच्चे को क्लियर करना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर वो चाहता है, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए हर बच्चे को। ये बहुत मस्ट है, एंड आई मस्ट सजेस्ट, मस्ट से दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी फ्रॉम टुडे ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हमने बात की मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, हमने बात कर ली। अब जैसे दो स्पेयर्स हमने बात की थी अभी इंडक्शन वाले प्रोसेस में, इनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया था, एक के ऊपर नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो सपोज मैंने इसको मान लिया चार्ज Q1 और इसको मान लिया चार्ज Q2। ठीक है, इसको Q1 कंसीडर कर लिया, इसको Q2। अच्छा, एक चीज़ और कि मान लो दो चार्जेस है, +2 एंड -2 कूलम। दो चार्जेस है +2 एंड -2 कूलम। अब इसमें से कौन सा चार्ज ज़्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, +2 वाले का या -2 वाले का, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम +2 जो कूलम है वो ग्रेटर है -2 कूलम से। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग। +2 कूलम जो है चार्ज वो इक्वल होगा -2 कूलम के, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लस एंड माइनस सिर्फ किसको बताता है, चार्ज के नेचर को बताता है। प्लस एंड माइनस सिर्फ चार्ज के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड जो होगा +2 वाले का वो इक्वल होगा -2 वाले के। ठीक है, ये सिर्फ प्लस एंड माइनस सिर्फ चार्ज के नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है। सो नेवर मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक इन योर लाइफ एवर। ठीक है, सो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि दो हमारे पास Q1 एंड Q2 क्या हो गए, चार्जेस हो गए।
अब क्या है कि जो Q1 वाला चार्ज है वो Q2 वाले चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और जो Q2 वाला चार्ज है वो Q1 वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा. इट इज सेम लाइक यू हैव स्टडीड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11th में आपने स्टडी किया था, पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर आपने स्टडी किया था क्लास 11th में, जिसमें आप क्या पढ़ते थे, Gm1m2/r². ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में. इसमें क्या आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो बॉडीज़ जिनका मास सपोज m1 और m2 है, तो वो दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, m1 वाली बॉडी m2 पर लगाएगी, m2 वाली बॉडी m1 पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी. ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है. तो सिमिलरली जो दो चार्जेस होते हैं हमारे पास Q1 एंड Q2, इनके बीच में भी फोर्स एक्ट करता है. जो एक बॉडी चार्ज बॉडी है वो दूसरी चार्ज बॉडी पर कुछ फोर्स लगाती है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाएगी, ये फोर्स हम कैसे निकालते हैं, ये फोर्स हम निकालते हैं कुलम्स लॉ से. किससे निकालते हैं, एक लॉ से, कुलम्स लॉ. कुलम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था, कुलम्स लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. ठीक है, कुलम लॉ क्या कर बताता है, कुलम लॉ डिस्क्राइब्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी टू चार्जेस. सपोज इनका डिस्टेंस, इनके बीच में कितना है, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस आप लेते हो Q1 एंड Q2. अभी हम पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे, सपोज हम 2 पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं. एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है R. तो इनके बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा, दैट इज K Q1 Q2/r². K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट. जैसे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, K भी क्या है, कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको 1/4πε0 भी लिखते हैं. पाई सबको पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14. मैथ्स में पढ़ा हुआ है ये तो. अभी एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. क्या है परमिटिविटी, व्हाट इज दिस परमिटिविटी. एवरीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिशन. जैसे आपको अगर क्लास से बाहर जाना है, तो क्लास में आप बैठे हो पढ़ रहे हो, तो आपको बाहर जाना है, तो आप परमिशन लोगे ना, टीचर की परमिशन लोगे, पूछे जाओगे कि मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, मैम मैं गो टू वॉशरूम, मैम मैं गो टू ड्रिंक वाटर. ऐसे जाते हो ना आप परमिशन लेके. तो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी मीन्स इस सिमिलरली यहाँ पे भी इसका मतलब ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी का यहाँ पर भी यही मतलब है, मीन्स टू अलाउ. परमिशन का क्या मतलब होता है, टू अलाउ. परमिशन का क्या मतलब होता है कि अलाउ. ठीक है, टू लेट मी अलाउ. परमिशन का ये मतलब होता है ना कि जब आप परमिशन लेते हो टीचर से, मतलब आप उनसे क्या पूछते हो कि टू लेट मी अलाउ, कि मैम मुझे अलाउ कर दीजिए बाहर जाने के लिए, पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए. तो परमिटिविटी भी क्या मीन्स होता है, टू लेट अलाउ, टू लेट इट अलाउ. कि ये जो दो आपके पास चार्जेस हैं, इनको अलाउ करने के लिए इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स है जो एक्ट हो रहा है, कि Q1 वाला Q2 के ऊपर फोर्स लगा सके और Q2 वाला Q1 के ऊपर फोर्स लगा सके. ठीक है, सो इट इज परमिटिविटी. ठीक है, तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट है. ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. और इसकी यूनिट्स क्या होंगी, देखो इसकी यूनिट्स क्या होंगी एप्सिलॉन नॉट की. अगर हम K की जगह यहाँ पर मैं पुट कर दूँ 1/4πε0. फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन. एप्सिलॉन नॉट की मुझे यूनिट निकालनी है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. से ऐसा यूनिट में बात करें, इसकी यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाओगे कूलम स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्लियर, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कैसे आई. अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज इट्स परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. मतलब ये जो कूलम्स लॉ है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर प्लेसिंग वैक्यूम. मतलब ये फॉर्मूला जो है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये तब वैलिड है जब ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये कहाँ रखे गए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं. तो वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में, या फिर आप कह सकते हो एयर में. वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, एयर में अगर रखे गए हैं ये चार्ज पार्टिकल्स दोनों, तभी जो है इनके ऊपर ये फोर्स एक्ट लगेगा. लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल्स सपोज वैक्यूम में ना रखकर, फ्री स्पेस में ना रखकर या एयर में ना रखकर, अगर मैं किसी मीडियम में रख दूँ इनको, किसी मीडियम के अंदर अगर मैं इनको प्लेस कर दूँ चार्जेस को, तो क्या चेंज आएगा मेरे कूलम्स लॉ में,
तो मेरा कूलम्स लॉ में क्या चेंज आएगा कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन m बन जाएगा। मतलब अगर मैं किसी मीडियम के अंदर रख देती हूँ इन चार्ज पार्टिकल्स को एयर में रखने की बजाय, तो एप्सिलॉन नॉट विल चेंज इनटू एप्सिलॉन m। ठीक है, दिस एप्सिलॉन नॉट विल चेंज इनटू एप्सिलॉन m। और इस एप्सिलॉन m की आपके पास क्या वैल्यू होगी, आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन m की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो गया, और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन r आपके पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो हर मीडियम के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, हर मीडियम के लिए डिफाइंड होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन r जो होगा वी कैन से एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन m कैलकुलेट कर दोगे तो आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इन एनी मीडियम। क्लियर? होप ये सबको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ का कि फोर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब सपोज मैं ये कह दूं, सपोज मैं क्वेश्चन लेती हूँ कि Q1 मान लो मैंने मान लिया +1 माइक्रोकूलम है, और प्लस Q2 मैंने मान लिया +2 माइक्रोकूलम है, या आई कैन से -2। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। ये जो फोर्स यहाँ कूलम्स लॉ है ये सिर्फ किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस भी करोगे तो ये क्या बताएगा, इसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। क्लियर है? तो -2 है आपके पास, और r सपोज दे आर 1 मीटर अपार्ट, तो 1 × 1। और ये जो आपके पास 1/4 एप्सिलॉन होता है, मान लो आपके पास कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है फोर्स, तो आप पूरी इसकी वैल्यूज नहीं पुट करोगे, पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी पुट करने लगोगे। तो आपके पास डायरेक्ट आपको याद रखना है इसकी वैल्यू क्या होती है सॉल्व करके, 9 × 10⁻, इसकी जो यूनिट है वो रिवर्स हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास के की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम क्या याद रखेंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई Q1 दैट इज 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हमने बात करनी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस वाले साइन को नहीं लेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी टू चार्जेस एंड नॉट अबाउट देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी हम आगे बात करेंगे जो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बट अभी वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, अब यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है। माइक्रो को अगर मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 10⁻⁻6 कूलम। ओके, सो द आंसर विल बी 9 × 2 18 and it will be 10⁻9 - 6 10⁻3. Okay, so 18 × 10⁻3 Newton. The force acting between these two charged particles in vacuum will be 18 × 10⁻3 Newton. और इसको आप लिख सकते हो 1.8 × 10⁻4 Newton. It can also be written as 1.8 × 10⁻4 written. 10 से multiply and 10 से divide. So it becomes the accurate figure. Okay. So ये हमने बात कर ली। या इनडायरेक्टली वैसे भी पूछ सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाइक फोर्सेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, कि अगर दोनों बॉडीज के ऊपर प्लस प्लस चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर उनके ऊपर अनलाइक चार्जेस है, मीन्स एक बॉडी के ऊपर चार्ज है प्लस और एक के ऊपर माइनस, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सो इनडायरेक्टली वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम और व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ फोर्स के नेचर को बता रहा है। ठीक है, वो सिर्फ क्या बता रहा है, फोर्स के नेचर को, कि अगर आपके पास प्लस साइन है, अगर आपके पास फोर्स पॉजिटिव है तो इट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, बिकॉज प्लस इंटू प्लस प्लस, और अगर दोनों माइनस होंगे तब भी वो प्लस हो जाएगा, तो वो क्या बताएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, कि दोनों फोर्स चार्जेस के बीच में कैसा है, एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है। और अगर दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस है, मीन्स एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स एक्ट करेगा, उनके बीच में एक्ट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एंड दैट फोर्स विल बी नेगेटिव इन वैल्यू, दैट फोर्स विल बी नेगेटिव इन वैल्यू। क्लियर? सो ये हमने बात कर ली फोर्स के मैग्नीट्यूड की, जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करते हैं
in any medium, in vacuum, free space or in air. But as we all know कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. हमने स्केलर और वेक्टर दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी हुई है. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, पढ़ी हुई है ना हमने. डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स है. तो ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया. कूलम्स लॉ से मैंने सिर्फ क्या बताया? फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया, जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करेगा. ठीक है. अगर मुझे उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि डायरेक्शन क्या है. तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी दी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हम फोर्स की डायरेक्शन को बताएंगे, फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे. क्लियर. तो सपोज जैसे हमने ये डायमेंशंस में बात की एक्स वाई एंड जेड. तो मैंने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज आपके पास है Q1 और यहाँ एक पॉइंट चार्ज है Q2. तो यहाँ से सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है मेरे पास R1 और यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर है मेरे पास R2. क्लियर. दिस इज पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कितना होगा? ये जो होगा ये कितना होगा डिस्टेंस? ये भी मेरे पास कितना होगा? टेल मी दी सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस. क्या होगा? इन्हीं R1 और R2 की टर्म्स में बताओ क्या होगा. आपने रिजल्टेंट लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा हुआ है ना. तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे बात करनी है, अगर मैं इसको रिजल्टेंट लेके चलती हूँ, अगर मैं इस वाले को रिजल्टेंट मानती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा? ये भी कोई वेक्टर ही आएगा ना मेरे पास. तो सपोज मैं ये वेक्टर क्या है? R है. तो इसको मुझे निकालना है. तो ये क्या होगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से R2 प्लस वेक्टर R एंड द रिजल्टेंट विल बी R1. क्लियर. सो R वेक्टर क्या होगा मेरे पास? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसको हम R12 भी बोल सकते हैं. मैंने इसको क्या बोल दिया? R12. R1 माइनस R2 को R12. सिमिलरली अगर मैं रिजल्टेंट मानती हूँ R2 को, अगर मैं रिजल्टेंट मानती हूँ R2 को, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास? तब R21 मेरे पास क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको रिजल्टेंट मानती हूँ तो दिस प्लस दिस विल बी दिस एंड देन R2 विल बी R2 माइनस R1. R21 विल बी R2 माइनस R1 वेक्टर. क्लियर. इतना. तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? अब ये वाला जो चार्ज Q1 है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, और जो Q2 वाला है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो अगर मैं पहले निकालती हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब चार्ज 1 पर कितना फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 की वजह से. सो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 विद अ वेक्टर साइन, क्योंकि अब हम यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं. तो इट विल बी K. ठीक है, K दैट इज 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R. क्या आएगा यहाँ पे? रिजल्टेंट क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड द रिजल्टेंट विल बी, व्हाट इज द रिजल्टेंट? दैट विल बी R12 स्क्वायर. और डायरेक्शन मुझे बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? किससे डिफाइन करते हैं डायरेक्शन को? डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द यूनिट वेक्टर. पढ़ा हुआ है ना सबने यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड. क्लियर. सो क्या होगा मेरे पास यूनिट वेक्टर? R12 कैप. क्लियर. और अगर मुझे सिमिलरली बताना है F21 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर मुझे बताना है F21 फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर. ठीक है, R21 स्क्वायर डॉट R21 कैप. क्लियर है. दोनों आपने निकाल दिए. F12 भी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 भी निकाल दिया. ठीक है. अब क्या होंगे हमारे पास? ये वेक्टर्स हैं. अब अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये क्या है? इनका मैग्नीट्यूड है. दिस इज मैग्नीट्यूड. ये क्या है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है. तो अगर इनका मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूँ, इसके मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, तो R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा. मैग्नीट्यूड विल बी सेम मीन्स R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. क्लियर. और ये बराबर है और रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर यही है, तो इनकी जो डायरेक्शन जो इनका मैग्नीट्यूड है वो बराबर है. ठीक है. और ये वेक्टर भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये वाला वेक्टर है ना दोनों केस में, ये सिमिलर, तो इनका यूनिट वेक्टर भी सेम हो गया. तो हमारे पास क्या होगा? जो F21 का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? F12 के मैग्नीट्यूड के. क्लियर है ये चीज?
तो दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा, इक्वल एक्ट करेगा इस केस में, ठीक है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा जाए या 2 ड्यू टू 1 पूछा जाए तो इट विल बी सेम। अगर उनके बीच में सेपरेशन आर है आपके पास तो आपके बीच में फोर्स क्या होगा, दोनों बॉडीज इक्वल लगाएगी, 1 जितना 2 पे लगाएगी और 2 जितना 1 पे लगाएगी। लेकिन नेट डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की नेट डायरेक्शन क्या होगी, अगर तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये किधर लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। मीन्स F12 इधर और F21 इधर। और अगर ये अपोजिट होंगे नेचर में, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन फोर्स की, F12 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इसकी भी, ये इधर दोनों अट्रैक्ट होंगे ना एक दूसरे की तरफ प्लस और माइनस, तो F12 इधर और F21 भी इधर। क्लियर हो गया। सो ये हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात की, ठीक है। अब हमने बात की दो चार्जेस की, कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी हमने दो चार्जेस की बात की, लेकिन सपोज अभी तो क्या था कि Q1 के पास सिर्फ एक चार्ज पड़ा हुआ था, Q1 के पास सिर्फ एक चार्ज पड़ा हुआ था। मान लो एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। सपोज एक Q1 चार्ज के पास बहुत सारे चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं उसके सराउंडिंग में, Q3 Q4 एंड अप टू Qn की बहुत सारे चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या होगा आपके पास अब, तो फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दी मल्टीपल चार्जेस, की मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना फोर्स आपके पास एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर फोर्स जो होगा कितना एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये अपोजिट नेचर में है तो यहाँ पे आपके पास इधर की तरफ एक्ट करेगा ना, सपोज इस तरीके से। क्लियर। तो F फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू n, ठीक है। इस तरीके से सब एक्ट करेंगे। तो अगर मुझे इनका कंबाइंड देखना है कि टोटल नेट फोर्स कितना इस Q1 चार्ज पे लग रहा है, अगर मुझे नेट फोर्स देखना है कि इस Q1 चार्ज पर कितना लग रहा है, तो इट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 ड्यू टू 3, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू n। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आप पढ़ चुके हो क्लास 11th के अंदर। ये क्या कहता है कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू दी मल्टीपल चार्जेस इन इट्स सराउंडिंग्स, वो क्या होगा, उनका वेक्टर सम होगा एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल चार्जेस, एक्टिंग ड्यू टू दी इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा किसका, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, उनका वेक्टर सम होगा। जो नेट फोर्स होगा चार्ज Q1 पर वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा ड्यू टू दी इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस Q1 पर, उनका वेक्टर सम जो होगा वो क्या बताएगा, नेट फोर्स बताएगा ऑन दी चार्ज Q1। एंड दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लिखिए 1 ऑन ड्यू टू 2, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था ना, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, ठीक है, डॉट R12 कैप, और ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 R13 स्क्वायर डॉट R13 कैप एंड सो ऑन, K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, ठीक है, डॉट R1n कैप। क्लियर हो गया। अब इनको अगर मुझे कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, समेशन करके, ठीक है। कैसे लिखूंगी, समेशन करके। K तो आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे समेशन हो गया I रेंज फ्रॉम 2 to n। तो आपके पास Q1 और ये क्या हो जाएगा, Q2, दैट इज QI अपॉन R1 I स्क्वायर, ठीक है। 1 तो यही रहेगा, और यहाँ पे जो आपका I होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 के ऊपर तो लग रहा है तो ये तो लगेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, 2, फिर 3n अप टू n, तो I रेंज फ्रॉम 2 to n, और यहाँ पे R1 I स्क्वायर डॉट R1 I कैप। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेट फोर्स होगा एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू दी अदर चार्जेस इन इट्स विक्सिनिटी और इन इट्स सराउंडिंग्स। क्लियर हो गया आपके पास ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एक और हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, दैट इज
जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे पास नीट में भी, जेई में भी और बोर्ड्स में बहुत हमारे पास इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज दो चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज टू चार्जेस आर देयर, एक है आपके पास +4 कूलम और एक है आपके पास +2, ठीक है। अब दो चार्जेस है आपके पास Q1 एंड Q2, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज से Q बी प्लेस्ड, कि Q चार्ज को मैं इन दोनों के बीच में कहाँ पर प्लेस करूँ कि ये जो तीनों चार्जेस हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इट मीन्स देर आर टू चार्जेस +4 कूलम एंड +2 कूलम Q1 and Q2. So where should the third charge Q be placed so that the three charges are set in equilibrium? अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सिस्टम के ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। मतलब फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके पास, बैलेंस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सबको क्लियर है? तो सपोज ये चार्ज कहीं यहाँ पर Q पर हमने प्लेस कर दिया इनके बीच में, ठीक है। अब इनके बीच का सपोज डिस्टेंस है 3 मीटर्स गिवन है आपको। तो ये Q पर प्लेस किया विच इज़ एट डिस्टेंस x फ्रॉम +4 कूलम। हमने मान लिया कि ये x डिस्टेंस पर हमने इसको प्लेस किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 3 माइनस x हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं, नेट फोर्सेस आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है। तो फोर्सेस आपके पास क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। हर चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो बैलेंस होना चाहिए, तभी तो जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। तो सपोज हमें Q पर बैलेंस करना है फोर्स, तो Q पर कैसे बैलेंस होगा, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लगेगा पहले वो लिखो, 4 × Q, के 4 × Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस x²। ये किसके बराबर होगा, जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वही इन दोनों के बीच में लगना चाहिए, तभी तो आपके पास क्या नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तभी तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इट विल बी के 2Q अपॉन 3 माइनस x², ठीक है। इन इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होगा, ये होगा। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये आपके जेई में, नीट में, बोर्ड्स में, हर जगह पर ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्लियर करना है। तो आपके पास के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। सपोज 4Q है, या कूलम ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, Q ले लो, कूलम मतलब किसी भी यूनिट में Q, हमने मान लो कुछ भी यूनिट दी हो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 माइनस x², ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल्स टू x²। यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले सकते हो, √2 3 माइनस x इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से आप करोगे 3√2 माइनस x √2 इज इक्वल्स टू x। तो आपके पास x 1 + √2 हो जाएगा, दैट इज 3√2 अपॉन 1 + √2, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि चार्ज आपने x जो है वो कहाँ प्लेस किया है, ठीक है। अब ये तो था कि दोनों चार्जेस जब लाइक हो, अगर आपके पास सेम है नेचर चार्जेस का, सपोज दोनों चार्जेस प्लस प्लस है या दोनों चार्जेस सपोज माइनस माइनस है, तब तो वो चार्ज कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, बीच में प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के, सपोज एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, तब वो थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस होगा, तब वो चार्ज जो है इनके बीच में नहीं, कहीं बाहर प्लेस होगा, ठीक है। बीच में नहीं प्लेस होगा, वो कहीं पर बाहर प्लेस होगा, ठीक है। इस केस में तो अगर सेम है नेचर तो क्या होगा, दोनों जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी। लेकिन अनलाइक चार्जेस के केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, ऐसे होगी, ठीक है। अपोजिट ऐसे होगी ना, इस तरफ से, कि ये वाला इधर की तरफ और इसका भी इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो चार्ज क्यू होगा वो कहाँ रखना पड़ेगा आपको, कहीं पर बीच में नहीं, बाहर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर चार्जेस का नेचर लाइक है, दोनों प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तो वो जो थर्ड चार्ज है वो कहीं बीच में प्लेस होगा उन दोनों चार्जेस के, सो दैट ऑल द 3 चार्जेस आर सेट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर उन दोनों चार्जेस का नेचर डिफरेंट है, अपोजिट है, सपोज एक प्लस है एक माइनस है, तो जो थर्ड चार्ज है वो कहाँ प्लेस होगा, वो कहीं बाहर प्लेस होगा, सो दैट ऑल द 3 चार्जेस आर सेट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो सपोज इट इज़ -4 एंड इट इज़ +2, ठीक है, क्यू। और तो थर्ड चार्जेस अगर मुझे सेट पूछा गया है कि कहाँ रखूँ मैं थर्ड चार्ज को कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो कहीं बाहर प्लेस होगा, यहाँ पर। अब वो यहाँ क्यों प्लेस होगा, अब बताओ कि यहाँ क्यों रखा मैंने, यहाँ क्यों नहीं रखा, वाई इज इज सो, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स क्या है कूलम्स लॉ से, Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है।
तो इक्विलिब्रियम में ये कब होगा, ये तीनों जो चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, जब फोर्सेस मैंने बताया बैलेंस होंगे या नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से, वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसका कम है तो कम लगाएगा। लेकिन मुझे दोनों को बराबर करना है, अगर दोनों को इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर वाला डिस्टेंस, जो चार्ज ज़्यादा है उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और जो चार्ज कम है उसके डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। समझ में आया कि अगर इसका ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस बढ़ा दो, सो दैट फोर्स कम है, उसके फोर्स को कम करना है, ज़्यादा वाले को कम वाले के बराबर लेके आना है तो उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आर बढ़ा दिया सो दैट एफ कम हो गया, ठीक है। सो जो कम वाला चार्ज है उसके तो पास रख दिया और जो ज़्यादा वाला चार्ज है उसके दूर प्लेस कर दिया, थर्ड वाला चार्ज, सो दैट नेट जो फोर्स है वो क्या हो सके, ज़ीरो हो सके, फोर्सेस क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो अब मैंने सपोज इस वाले चार्ज से एक्जिस्टेंस पर रखा, सेम सपोज इसका डिस्टेंस था 3 मीटर, तो अभी इस वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हो गया, x+3, कितने डिस्टेंस पर हो गया, x+3 पर। तो अब इसके ऊपर अगर बैलेंस करना है तो क्या होगा, वही सेम जैसे मैंने बताया था आपको, कूलम्ब रूल लगाओ, k q इंटू 2q अपॉन x² और यहाँ से k 2q माइनस 4q अपॉन डिस्टेंस कितना है, x+3²। एंड व्हेन यू विल सॉल्व देम, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दी डिजायर्ड आंसर। क्लियर, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा, x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। या फिर इसके लिए आप एक डायरेक्ट भी याद रख सकते हो फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला है, आप इसके लिए याद रख सकते हो कि जो x होगा वो क्या होगा, R0 डिवाइडेड बाय Q2 अपॉन चार्ज Q1 प्लस 1, कि अगर आपके पास Q2 इंटू Q1 है ग्रेटर देन 0 है, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा x का, और अगर आपके पास Q1 लेस देन 0 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा और लेस देन 0 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी आप दो फॉर्मूलाज जो है शॉर्टकट याद कर सकते हो, आंसर सिमिलर आएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है प्रॉपर सिस्टम ये पूरे जो है डिटेल मेथड से चलिए, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। फॉर्मूला कई बार भूल जाते हैं, गलत लगा देते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे कंसेप्ट वाइज अगर आप लगाते हो, स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते हो, तो आपके गलत होने के चांसेस जो है बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर। सो ये हमने बात की जो है चार्जेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, फिर कूलम्ब्स लॉ की बात की, उसके वेक्टर फॉर्म को डिस्कस किया, फिर मल्टीपल चार्जेस पे कूलम्ब्स लॉ कैसे लगता है वो बात किया, क्वेश्चन डिस्कस किए कि किस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है, एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।